नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है हर्ष बंसल और मैं आपको पढ़ा रहा था 11वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की किताबों को। अब तक मैं आपको इसके 8 चैप्टर में करवा चुका हूँ पहली बुक के, जो कि संविधान पर थी। अब मैं आपको इसी बुक का 9वां चैप्टर करवाऊँगा, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं इस चैप्टर के बारे में। बेसिकली जो ये चैप्टर है संविधान एक जीवन दस्तावेज, ये मैंने टोटल में आपको इसमें 12 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, पहली वीडियो में हम 6 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें इतना पढ़ना है कि हम 100 में से 90% 95% नंबर ला सकें। और अगर आप ठीक ठाक होंगे पढ़ने में, सही तरीके से पढ़ रहे होंगे मेरे दिए हुए नोट्स के माध्यम से या किताबों से, वैसे तो किताब को आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप हो सकता है 100 में से 100% भी नंबर ले आए। तो सिर्फ समझने वाली बात है, समझना है आपको सिर्फ। तो मैं आपको बता दूं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसमें ज़्यादातर हम संशोधन पर फोकस करेंगे। संशोधनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 9वां चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, संविधान के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया था पहले चैप्टर में, डेफिनेशन भी आपको पता ही है, समझा के मैंने आपको सही तरीके से करवाई थी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों, जो आधारभूत नियम होते हैं, उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है और इन आधारभूत नियमों को संविधान में स्थान दिया जाता है। ठीक है, यह स्थान दिया गया है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। एक तरह से डॉक्यूमेंट सही। ठीक है, अब वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स कैसे बना, जीवंत एक दस्तावेज, जीवन दस्तावेज लिविंग डॉक्यूमेंट, ये कैसे बना। जीवन का मतलब होता है जिसमें एक, जैसे हम इंसान है, हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर बदलाव आता है समय समय पर, तो उसी के अकॉर्डिंग संविधान में भी समय समय पर बदलाव आता रहता है, इसलिए इसको बोल दिया गया जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय संविधान है उसको हम जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर एक जीवित प्राणी की भांति, एक जीवित प्राणी की तरह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, और जो ये बदलाव आ रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है, तो उसी के आधार पर हम इसको क्या कह देते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक जीवंत दस्तावेज। क्योंकि अगर बदलाव नहीं आ रहे, एज इट इज है, जैसे बनाया गया था, ठीक है, तो हम सिंपल बोलेंगे एक संविधान है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन समय समय पर हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, एक प्राणी की तरह, एक ह्यूमन की तरह उसमें बदलाव आते हैं समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जीवंत दस्तावेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने में कौन कौन सी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, संविधान में किस प्रकार से बदलाव आते रहे हैं। क्वेश्चन समझो आप, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाने में कौन कौन सी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें यह बताना है कि जो भारतीय संविधान है, जिसको हम जीवन दस्तावेज बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं तो होंगी जिन्होंने इसको जीवंत बना दिया है, जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि एक जीवन दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, या फिर भारत संविधान में किस प्रकार से बदलाव आते रहे हैं, किस तरह, हमें ये बताना कि किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं संविधान में। ठीक है ना, तो सन 1950 से अगर हम बात करें कि 1950 से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय संविधान के अंदर समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते रहे हैं। ठीक है, और मैं बता दूं वर्तमान समय तक 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन इसके अंदर हो चुका है, भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, तो निम्नलिखित कारणों से, यानी कि निम्नलिखित कारणों से इसमें बदलाव आते रहे हैं,
पहला कारण तो ये हो गया, आपको या फिर आप उसको संस्था मान लो या कोई कारण मान लो। पहला कारण यही हो गया संविधान संशोधन के द्वारा। एक संविधान संशोधन हमने एक विधि रखी हुई है, इसके द्वारा भी इसमें हम बदलाव करते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन किया जा चुका है भारतीय संविधान के अंदर, 1950 से लेकर अब तक। ठीक है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव आते रहे हैं, और ये संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाए रखती है। ठीक है ना, क्या रखती है? जीवंत दस्तावेज बना के रखती है भारतीय संविधान को। तो पहला का संस्था क्या है? संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ये एक प्रक्रिया है, एक कारण है जिसके माध्यम से ये एक जीवन दस्तावेज बना हुआ है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो गया? पहला मैंने आपको बता दिया इसी का। पहला तो मैंने बताया संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा बदलाव आया। दूसरा है न्यायिक व्याख्या द्वारा। ठीक है, कैसे बन रहा है वो जीवन दस्तावेज? एक तो संविधान संशोधन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, समय समय पर इसमें संविधान संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में। दूसरा न्यायिक व्याख्या द्वारा। न्यायपालिका जो है हमारे देश की, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, आप सभी को ये पता है। तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय अपने निर्णयों को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, जब भी वो संविधान की व्याख्या करती है तो जब उस पर निर्णय अगर वो देती है तो समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव वो करती रहती है। ठीक है, और ये न्यायपालिका की जो व्याख्या है इसके अनुसार इसके स्वरूप में भी निरंतर बदलाव आते रहते हैं। और एक तरीके से न्यायपालिका का जो संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका, इसके द्वारा संविधान एक जीवन दस्तावेज बने रहता है, यानी कि उसमें मूवमेंट होती रहती है, उसमें बदलाव समय समय पर होता रहता है। तो न्यायिक व्याख्या द्वारा भी इसका एक कारण है, ये याद रखना आप, दो कारण। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया आपको, दूसरा आ गया। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किन कारणों से किए जाते हैं? क्या बताना है हमें? जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो संशोधन हम कर रहे हैं वो किन कारणों से कर रहे हैं? क्या ऐसी समस्या आ जाती है या फिर हमें संशोधन उसमें करना पड़ता है? पहला तो यही है, न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा। पहला क्या है? न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा। जो देश की न्यायपालिका है उसके निर्णयों द्वारा इसमें संशोधन होता रहता है। ठीक है, समय समय पर ये समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव करती रहती है, और सरकार को और संसद को निर्देश देती है कि आप संसद में प्रस्ताव पारित करें और इसमें संशोधन संविधान में करें। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जिसे हम कहते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के अंतर्गत न्यायपालिका ने भारतीय नागरिकों को शिक्षा संबंधी अधिकार भी दे रखे हैं संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, तो उसने बदलाव किया, उसने सोचा कि शिक्षा भी एक बहुत जरूरी है जो भारतीय नागरिकों को मिलनी चाहिए। तो संविधान के जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही उसने 21A के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कारण। पहला कारण क्या है? किन कारणों से किया? एक तो न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा। ठीक है, न्यायपालिका के निर्णयों से, निर्णयों द्वारा। दूसरा है प्रशासनिक कारणों से।
ठीक है, न्यायपालिका के निर्णय द्वारा होता है संशोधन, इसमें समय समय पर व्याख्या करती है वो उसमें। ठीक है, दूसरा है प्रशासनिक कारणों से। प्रशासनिक कारणों से मतलब इसकी आम मतलब है हमें सरकार से। ठीक है, सरकार क्या करती है, शासन व्यवस्था चलाने के लिए और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी इसमें समय समय पर संशोधन कर देती है। ठीक है, अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो संशोधन सरकार इसमें कर देती है संविधान के अंदर। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा, सर्वदलीय सहमति द्वारा। संविधान से जुड़े हुए कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें सभी दलों की सहमति होती है, सभी दल कहते हैं कि इसमें संशोधन होना ही चाहिए, तब इस कारण भी संशोधन उसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 कारण मैंने आपको बताए हैं, न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा, प्रशासनिक कारणों से और सर्वदलीय सहमति द्वारा। सर्वदलीय सहमति का मतलब है यहाँ पर सभी दलों की कुछ संशोधनों पर सहमति होती है, किसको करना ही करना है तो वो कर देते हैं उसमें संशोधन। प्रशासनिक कारणों से मैंने आपको बता दिया, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, और शासन व्यवस्था जब सरकार सुचारू रूप से चलाती है तो उसके अंदर भी संशोधन संविधान के अंदर कर देती है। न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा बता दिया मैंने, समय समय पर व्याख्या करती है और अपने निर्णयों को परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, जिस कारण से सरकार को आदेश देती है कि आप इसमें संशोधन करें और इससे संबंधित भी कानून बनाए जाए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे इसमें हो चुके हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किन कारणों से किए जाते हैं? इन्हीं कारणों से, न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा, प्रशासनिक कारणों से और सर्वदलीय सहमति द्वारा। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करो, या संविधान की संशोधन की विधियां क्या क्या है। अब हमें बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन की कौन कौन सी विधि दी गई है जिसके आधार पर हम संशोधन भारतीय संविधान में करते हैं। एक तरह से जो पूरी प्रक्रिया है वो हमें इसमें बतानी है। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करना है और संशोधन की विधियां बतानी है। तो एक ही मतलब है दोनों का, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1950 से लेकर वर्तमान समय तक 100 से ज्यादा बार संशोधन भारतीय संविधान के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, और निम्नलिखित विधियों के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। पहली विधि के बारे में पढ़ते हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है हमारी इसी की, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरी विधि है हमारी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के समर्थन के द्वारा संशोधन। यह पॉइंट्स याद रखना हमेशा, राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। तो 3 विधियां हैं। और मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 दे रखा है जिसके अंदर 3 विधियां दे रखी है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। पहले हम पढ़ेंगे कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन क्या है, ये होता क्या है। मैं आपको बता दूं, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, यह भारतीय संविधान की एक लचीली विधि है संशोधन करने की। ठीक है, इसके अनुसार संसद दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देती है। ठीक है, कि कैसे? साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर देती है संसद दोनों सदनों में, और दोनों सदनों में इसका पास होना बेहद जरूरी होता है। अब साधारण बहुमत जो द्वारा संशोधन होता है, इससे हम संविधान के निम्नलिखित भागों में संशोधन कर सकते हैं। जैसा राज्य की सीमाओं में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हम साधारण बहुमत विधि के द्वारा संशोधन इसके द्वारा हम कर सकते हैं। अगर हमें राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। ठीक है, अगर नए राज्यों का निर्माण सरकार को करना है तब भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। तो 3 मैंने आपको बताई है कौन कौन से भागों में। एक तो राज्यों की सीमाओं में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं इसके द्वारा, नए राज्यों का निर्माण करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, नए राज्यों का मतलब अगर हमें नए राज्य बनाने हैं। ठीक है, सीमाओं मतलब उनकी बाउंड्रीज में,
राज्यों की सीमाओं की बाउंड्रीज में जो हमें परिवर्तन करना है उसके द्वारा भी हम इसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का मतलब है यहाँ पर एक तरह से ये संविधान की जो है ना विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करते हैं, ये संविधान की ना तो लचीली विधि है और ना ही कठोर विधि है। इसके अनुसार क्या होता है, जो संसद होती है वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करती है किसी भी संशोधन को करने के लिए। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करती है और संविधान के ज्यादातर भागों में जो संशोधन हो रहा है वो विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जाता है इस समय। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधन ज्यादातर संविधान के भागों में किया जाता है। होता क्या है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक होता है बस। ठीक है, अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट विधि मैं बता देता हूं आपको, वैसे तो दोनों ही विधि इम्पोर्टेंट है। विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत से तो संशोधन होता ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि राज्यों का समर्थन भी इसमें हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, ये संशोधन करने की विधि कठोर विधि है, एक तरह से सबसे कठोर विधि मानी जाती है ये, क्योंकि इसके अंदर अंदर क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा तो प्रस्ताव पारित करना ही होता है, इसके साथ साथ उसके बाद क्या होता है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कराना आवश्यक होता है, तभी हम इसमें संशोधन इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से भागों में संशोधन किया जाता है इसके माध्यम से, एक तो अगर केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव करना है या फिर निर्वाचन प्रणाली में हमें बदलाव करना है तो भी हम इसके माध्यम से, तीसरी विधि मैंने आपको बताई है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो आपको समझ आ गया होगा कौन कौन सी विधियां दे रखी है संशोधन की। अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करते हैं हम, बता दिया मैंने आपको, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? जो शब्द है एक विशेष बहुमत, जो बार बार आ रहा है इस चैप्टर में कि विशेष बहुमत का क्या मतलब है। विशेष बहुमत का दोस्तों, विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और जो मतदान में भाग ले रहे हैं उनकी जनसंख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है विशेष बहुमत के अंतर्गत। यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत हो गया, जितने भी सदन के कुल सदस्य संख्या है, और जो मतदान में भाग ले रहे हैं, जो वोट डाल रहे हैं, उसकी सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है विशेष बहुमत के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं पार्ट 1 का छठा क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता क्या है, इससे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बहुत बार यह बता दिया न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। ठीक है ना, न्यायिक सक्रियता के बारे में मैंने अपने पिछले चैप्टर में भी बताया होगा आपको। न्यायिक सक्रियता क्या है और इससे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें बताना है। न्यायिक सक्रियता दोस्तों क्या होती है, जो न्यायपालिका है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से, जो उसको शक्तियां दे रखी है उस क्षेत्र से आगे यानी कि बाहर निकलकर संसद और सरकार को निर्देश देती है कि आप इससे संबंधित कानून बनाओ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यायिक सक्रियता। यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक शक्ति ज्यादा सक्रिय हो गई है, अपने अधिकार क्षेत्र से भी वो ज्यादा आगे बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। जनता की याचिकाओं के आधार पर जनहित में न्यायपालिका ने बहुत से निर्णय दिए हैं और बहुत से कानून बनाने के आदेश भी सरकार को दिए हैं कि आप इससे संबंधित कानून बनाओ। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से हो पाया है। ठीक है, दूसरा पर्यावरण संबंधी अधिकार, सूचना का अधिकार, तीसरा, और चौथा जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि चुनाव में जो भी प्रत्याशी यानी कि जो भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनको अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होता है। तो ये भी यानी कि जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा देते हैं, पूरा विवरण देते हैं, कितनी संपत्ति मेरे पास है,
ये भी न्यायिक सेक्रेता के माध्यम से संभव हो पाया है। तो काफी कानून बनाने का अधिकार न्यायपालिका ने न्यायिक सेक्रेता के माध्यम से संसद और सरकार को दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो समझ आ गया न्यायिक सेक्रेता क्या होती है, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि न्यायिक सेक्रेता का बार बार इस्तेमाल किया गया तो लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि कानून जो बनाने का अधिकार संविधान के अंदर दे रखा है वो विधायकों को दे रखा है, यानी कि संसद को दे रखा है, ना कि न्यायपालिका को। तो यदि न्यायपालिका बार बार इसका इस्तेमाल करेगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 6 के 6 क्वेश्चन सही तरीके से समझ आए होंगे। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, समझ आ गया। एक बार मैं ब्रीफ में बताया था आपको क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जीवित प्राणी की तरह उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आते हैं और परिस्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने में कौन कौन सी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। संविधान संशोधन द्वारा एक जीवन दस्तावेज बना रहता है, न्यायिक व्याख्या द्वारा समय समय पर न्यायपालिका इसकी व्याख्या करती है और उसमें बदलाव करती रहती है, जिसके माध्यम से एक जीवन दस्तावेज ये डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहता है। तीसरा, भारतीय संविधान में संशोधन किन कारणों से किए जाते हैं, क्या कारण है। न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा बता दिया, प्रशासनिक कारणों से और सर्वदलीय सहमति द्वारा। जब सभी दलों की सहमति कुछ अनुच्छेदों पर होती है या कुछ संशोधनों पर होती है तो उसमें बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। चौथा, विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, बता दिया। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। न्यायिक सेक्रेता क्या है, इससे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बता दिया मैंने आपको ये। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, आप उसको पढ़ना। ठीक है, अब आगे के 6 क्वेश्चनों के लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।